बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। डोनाल्ड ट्रंप को एक बहुत बड़ा झटका लगा है, इस पर हम बात करेंगे, लेकिन आगे जाके वीलॉग में पहले पाकिस्तान के अंदर कुछ खबरें वो आपके साथ शेयर कर देते हैं। नाज़रीन, जो टाउट है उनकी ज़रूरत बहुत बढ़ गई है और ये एस्टेब्लिशमेंट कर रही है। एस्टेब्लिशमेंट अपने पाँव पर वो कुल्हाड़ा मार रही है कि कल को ये बैठ के रोएंगे कि हमने क्या किया। आज भी एस्टेब्लिशमेंट जनरल याजा हो, जनरल अयूब हो, जनरल ज़िया हो या जनरल मुशर्रफ हो, उसके किए धड़े के ऊपर किसी किस्म का जवाब देने की पोजीशन में नहीं है। और जो कुछ ये आज कर रहे हैं ये उससे भी बहुत ज़्यादा घटिया और बुरे लेवल के ऊपर चले गए। तो टाउटों की ज़रूरत इतनी बढ़ गई है कि वो अब अवामी शऊर और इज्तमाही अवामी सोच की तौहीन कर रहे हैं। यानी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का पैगाम पहुंचाते हुए एक टाउट ने यह भी कहा कि अवाम से भी गलत फैसले हो जाते हैं और उन्हें नहीं माना जा सकता। यानी अवाम का जो गलत फैसला है ना, वो एक ही गलत फैसला है कि उन्होंने पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को नकेल नहीं डाली। उन्होंने एक भी डिक्टेटर को जूते मार के नहीं निकाला। अगर लितरॉल की होती ना अवाम ने, तो आज मुल्क में सारा कुछ ठीक होता। बस यही एक अवाम से गलती हुई है, बाकी अवाम ने कभी कोई गलत फैसला नहीं किया। अवाम कायदे आज़म के साथ खड़ी हुई, अवाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ खड़ी हुई, आज अवाम इमरान खान के साथ खड़ी है। अवाम हर मजलूम के साथ खड़ी होती है। अवाम दुरुस्त वक्त में जब भी पाकिस्तान का किसी भी मुल्क के साथ कोई फड्डा होता है, अवाम अपनी फ़ौज के साथ खड़ी होती है। अवाम पाकिस्तान के साथ खड़ी होती है और पाकिस्तान की सलामती के साथ खड़ी होती है। आज भी अवाम दुरुस्त सिमत में खड़ी है और इमरान खान को मुंतखब करके अवाम ने बताया कि जनाब हम यहाँ खड़े हैं, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट ये हमेशा गलत सिमत में खड़े हो जाते हैं जाके, और अवाम के इज्तमाही शऊर की ये तौहीन कर रहे हैं। अब टाउटों के ज़रिए से ये कहलवाया जा रहा है कि जनाब जमहूर का अवाम का फ़ैसला गलत था, लिहाजा हमने अपना फैसला लाकर बंद कमरों में मुसल्लत कर दिया। अब किसी को अच्छा लगता है लगे, नहीं लगता ना लगे, क्यों जी? ये कैसे हो सकता है? और ये एस्टेब्लिशमेंट इस किस्म के टाउटों से जो बयानियां बनवा रही है ना, कल को ये लोग पछताएंगे। अवाम को कई दहाइयों पहले इन नौसरबाजों को पहचान लेना चाहिए था, लेकिन देर हो गया, दुरुस्त हो गया। कम से कम लोगों को अब ये ज़रूर पता है, और चाहे इमरान खान की वजह से पता है, चाहे और बहुत सारे लोग हैं जिनकी वजह से पता है, लेकिन लोगों को पता है कि किसने क्या किया है पाकिस्तान के साथ। नाज़रीन, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के कायदीन लाहौर पहुँच गए। हुकूमत एक चीज़ में कामयाब रही कि रस्ते में कहीं पे भी हुकूमत ने कोई बड़ा इज्तिमा नहीं होने दिया। रस्ते में जहाँ पे भी रुकने की कोशिश करते थे, गाड़ियाँ तोड़ते थे, धक्के मारते थे, मार कुटाई करते थे। इनको यानी पूरे रस्ते में इनको फेंटा लगाते ये लोग पहुँच गए जैसे तैसे करके लाहौर। अब लाहौर में इनकी एक्टिविटीज़ क्या होंगी ये आपको आने वाले वक्त में पता चल जाएगा, लेकिन फस्तायत का जो एक निज़ाम एस्टेब्लिशमेंट और नवाज शरीफ ने मिलकर बनाया है वो अब नज़र आ रहा है। नवाज शरीफ ने जो पाकिस्तान की सियासत के साथ किया, अपनी सियासत के आगाज़ से लेकर आज तक, उसमें कोई भी ऐसी काबिल फ़ख्र चीज़ नहीं है जिस पे ये ख़ानदान इतरा सके कि ये जमहूरी था या ये जमहूरी रवायात के मुताबिक था। नवाज शरीफ की औलाद भी बिल्कुल नवाज शरीफ के रास्ते में चल रही है। हुकूमत को ये कामयाबी रही कि उन्होंने कोई भी पॉलिटिकल जो अपोनेंट्स हैं उनको मौका नहीं दिया पूरे रास्ते में कि वो इकट्ठे हो सके, मगर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान वाले ये कामयाब रहे इस मामले में कि उन्हें बहुत सारे ऐसे मनाजिर मिल गए जो अपोजिशन ढूंढती रहती है कि हमारे ऊपर जुल्म और जबर हो रहा है। नाज़रीन, जो रशीद यूसुफ का मैंने आपको पिछले वीलॉग में बताया, हंजरवाल में जिनके घर के ऊपर पुलिस ने धावा बोला और उसके बाद वो अस्पताल में जामक हो गया, ये जो हकीकत है वो अब सामने आ रही है। आगा शेख सरवर साहब ने इसको रिपोर्ट किया। वो बताते हैं कि रशीद यूसुफ रिक्शे का ड्राइवर था और इनके 4 बच्चे। इनके घर में पुलिस आती है और इनके ऊपर बंदूकें तान लेती है, और इनकी जो छोटी बेटी है उसके सर पे बंदूक तानी, वो बड़ा दिल बर्दाश्ता हो गया। इसको घसीट कर ले गए, इसको थाने ले गए और वहाँ इसका इंतकाल हो गया। अब ये घर वाले बता रहे हैं कि इंतकाल जो है वो थाने में हुआ और फिर अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया बाद में कि जनाब ये अस्पताल जाके फौत हो गए। अब ये एक और आदमी का कत्ल हो गया सिर्फ इसलिए कि मरीम नवाज को पसंद नहीं है कि कोई इमरान खान के हक़ में आवाज़ उठाए या इमरान खान का झंडा उठाए। तो जो शख्स भी इमरान खान के करीबी होगा या जिस शख्स पे इस बात का अंदेशा होगा कि ये बाहर निकल कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नारा लगा सकता है, उसके घर पे धावा बोला जाएगा, बच्चों के सरों पे बंदूक रख दी जाएगी और वो शख्स फिर थाने में जाके फौत हो गया। ये जुल्म नहीं है तो और क्या है? देखिए, एक बात जो है ना वो बड़ी ठीक की वहाँ पे अचकज़ई साहब ने, उन्होंने कहा जी इस तरह इनकलाब नहीं आएगा। इनकलाब कभी भी रेडीमेड नहीं होता। इमरान खान के फॉलोअर्स और उसको चाहने वाले लाखों हैं जो उनको मिले हैं, लेकिन तंजीम की हालत यह है कि कहीं 20 बंदे इकट्ठे नहीं हो सकते, ऐसे इनकलाब नहीं आता। ये अचकज़ई साहब ने कहा और ये बिल्कुल उन्होंने आईना दिखाया। हमें ना पाकिस्तानियों को रेडीमेड किस्म का इनकलाब चाहिए,
कि हम सुबह उठें तो पता चले कि पाकिस्तान में इनकलाब आ गया। हम अपने तौर पे कोई कोशिश करना नहीं चाहते। देखिए, लोगों को खड़ा होना पड़ेगा, आवाज़ उठानी पड़ेगी, एक साथ निकलना पड़ेगा, वरना फिर यही सब कुछ चलता रहेगा और मुल्क और मईशत पूरी तरह से जमूद का शिकार रहेगी। ये निज़ाम अगर ऐसे भी चलता रहे कि लोग ना तो इनकलाब लेकर आएँ, ना बाहर निकले, ना एहतजाज करें और ना कोई बहुत बड़ा मुजाहरा करें, या लोग रियासत के खिलाफ खड़े भी ना हो और ऐसे इसी तरह चलने भी दें, तो फिर कोई काम नहीं चलेगा। ना पाकिस्तान आगे बढ़ेगा, ना मईशत चलेगी, मुल्क जमूद का शिकार रहेगा। क्योंकि लोग बदज़न तो हो गए हैं, काम तो कोई करना नहीं चाहता, ना कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक बड़ा मौका मिल गया कराची में जलसा करने का। तहरीक इंसाफ के लोग काफ़ी एक्साइटेड हैं कि मज़ार कायद पे नज़दीक वो एक जलसा कर सकते हैं। ये एक बड़ी कामयाबी बन सकता है अगर अहले कराची निकल आए, क्योंकि जब इमरान खान साहब की हुकूमत गिराई गई थी तो सबसे पहले कराची बाहर आया था। कराची के शहरियों ने एक बहुत बड़ा एहतजाजी मुजाहरा किया था, वहाँ पे उन्होंने इमरान खान का नारा बुलंद किया था और उसके बाद एक तहरीक बन गई थी। अब कराची के पास दोबारा मौका है कि वो सबसे पहले मोमेंटम बनाए और सबसे आगे बढ़ जाए। अभी तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कोई भी काम जमहूरी नहीं किया, लेकिन मुझे हैरत होगी अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस जलसे के रास्ते में रुकावट ना डाले। देखते हैं कि इस मरतबा ये क्या करते हैं। पीपल्स पार्टी की जमहूरियत क्या है वो तो आप सब जानते हैं। एक डिक्टेटर की तरह जरदारी खानदान इस पार्टी को अब चला रहा है, कोई सवाल करने वाला ही नहीं है। अभी एक वीडियो हम देख रहे थे कादर पटेल साहब की, वो जिस तरह जरदारी साहब को मिले हैं, बिल्कुल बहुत नीचे तक पहुंच गए और जैसे वो मिले हैं, पता नहीं अब वो इसको कोई जवाब दे सकते हैं। बहरहाल इस तरह तो कोई किसी को नहीं मिलता जैसे जरदारी साहब को पटेल साहब मिल रहे थे। तो ये अब एक तरह की डिक्टेटर है जरदारियों की इस पार्टी के अंदर। नादरीन, एस्टेब्लिशमेंट का चैनल है एक, उसका सर्वे आ गया सोशल मीडिया पे, उनका डिजिटल चैनल है। तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने ना सहाफ़त या डिजिटल मीडिया के मैदान में भी खाची मारी है, यानी फिटे मुँह इस किस्म के सर्वे का। डिजिटल मीडिया को ना ये समझते हैं, ना सोशल मीडिया को समझते हैं, ना इन्हें आइडिया वो कैसे काम करता है, फिर टकेगा इनको समझ नहीं है उसके बारे में। ये सोशल मीडिया को जानते ही नहीं है, इन्हें पता ही नहीं है। वो आम आदमी है, वो लॉजिक के ऊपर बात सुनता और करता है। इन्होंने अजीबोगरीब सर्वे कर दिया। सर्वे में एक तरफ कह रहे हैं कि 70% नौजवान बेरोजगारी से परेशान हैं, 55% नौजवानों ने यह कह दिया कि पिछले साल की निस्बत हमारी माली हालत खराब हो गई है। ये नौजवानों का सर्वे हो रहा है और फिर साथ ही कह दिया कि नौजवानों में नून लीग की मकबूलियत बढ़ गई है। और भाई 70% कह रहे हैं कि बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने, 55% कह रहे हैं कि हमारी हालत ही बुरी कर दी इन्होंने, और उसके बाद कह रहे हैं जी नून लीग की मकबूलियत बढ़ गई, पीटीए की कम हो गई और फौज के ऊपर नौजवानों का एतमाद बढ़ गया। फिटे मुँह जनाब ताड़े सर्वे का भी और आपके डिजिटल मीडिया की कार्रवाइयों का भी। यानी डिजिटल मीडिया बनाया तो कुछ थोड़ा लॉजिक के साथ बनाया ना। एक ही सर्वे के अंदर दो तरह की अलग अलग बातें कर दी। एक तरफ कह रहे हैं कि लोग बिल्कुल मुतमईन नहीं है, दूसरी तरफ कह रहे हैं जनाब जिनसे मुतमईन नहीं है उनकी मकबूलियत बढ़ रही है नौजवानों में। हद नहीं होगी। तो ये इसी तरह की कार्रवाइयां हमेशा डालते रहे और ये समझते रहे कौम बेवकूफ़ है, लोगों को अक्ल नहीं है, लोग बहुत सियाणे हैं और लोग एक एक चीज़ पे नज़र रखते हैं। ये 2025 में आपको याद है जब गर्मियाँ आई थी तो इन्होंने अनाउंस किया था, ये वफाकी वज़रा बैठ बैठ के टीवी पे अनाउंस कर रहे थे कि जनाब हमने IPPs को सेटल कर दिया, अब बेफिक्र हो जाएं, अब बिजली की कीमतें बहुत कम हो जाएंगी। और अब लगातार बिजली की कीमतें कम होने का टाइम आ गया। ये इन्होंने बिजली की कीमतें कम की हैं, ₹1.80, यानी ₹2.25 से ज़्यादा का यूनिट इन्होंने बेसिक फिर बढ़ा दिया। एक मरतबा फिर बिजली की कीमत में इजाफा कर दिया। तो IPPs को इन्होंने कहाँ काबू किया, कहाँ बिजली की कीमत कम हुई, बल्कि उसकी कीमत बढ़ गई है। वजह यह है कि ये पैसा इकट्ठा नहीं कर पा रहे, पाकिस्तान में सरमायाकारी नहीं आ रही, कोई पैसा लगाने के लिए तैयार नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा में जो हुकूमत है, मखसूस नशस्तें मिलने के बाद वो चट्टान की तरह मजबूत हुकूमत बन जाएगी। फिर उस हुकूमत को गिराने का, उसके अंदर बगावत करवाने का कोई तसव्वुर भी नहीं कर पाएगा। उसकी वजह यह है कि उनकी अक्सरियत इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि आप जो मर्जी कर लें, उनसे सादा अक्सरियत कभी भी नहीं छीन पाएंगे। अब होगा क्या, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जब इतने बड़े पैमाने पर तगड़ी हो जाएगी तो खैबर पख्तूनख्वा इमरान खान साहब का मजबूत कला जब तक ये हुकूमत रहेगी तब तक बना रहेगा और वहां पे कोई भी एडवेंचर कामयाब नहीं हो पाएगा। चाहे कोई इमरजेंसी लगाना चाहे, गवर्नर राज लगाना चाहे, कुछ नहीं कर पाएगा। वो बहुत मजबूत हो जाएंगे, अभी भी मजबूत है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में अगर ये मखसूस नशिस्तें मिलती हैं तो फिर वो काबू नहीं आएंगे। नंबर 3, सेनेट की जो एक्स्ट्रा सीटें हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलेंगी। सेनेट में तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी बढ़ेगी। खैबर पख्तूनख्वा से तो तकरीबन सारी सीटें ये जीत जाएंगे। पंजाब के अंदर जो है ये दोबारा एप्लीकेशन में जाएंगे, जी हमारी मखसूस नशिस्तें अब हमारे पास आ गई हैं, लिहाजा ये पंजाब का जो सेनेट इलेक्शन है इसमें हमारी इसी तनासब से इतनी सीटें बनती हैं, हमें दी जाएं।
तो इलेक्शन कमीशन में मामला जाएगा, फिर अदालत में जाएगा, वो मामला भी आपके सामने आ जाएगा। नंबर 4, काजी फायद ईसा साहब की एक्सटेंशन का मामला खत्म हो जाएगा। उसकी वजह यह है कि हुकूमत के पास 2/3 अक्सरियत नहीं होगी और काजी साहब को एक्सटेंशन नहीं मिल पाएगी, क्योंकि काजी फायद ईसा साहब को अगर एक्सटेंशन मिल जाती है तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टाटा गुड बाय अगले उस टन्योर तक के लिए, जब तक के लिए काजी फायद ईसा साहब जो हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे पर रहते हैं। तहरीक इंसाफ के बाद इस वक्त वाहिद जो उम्मीद की किरण है वो ये है कि काजी साहब अपनी मुद्दत मुलाजमत पूरी करने के बाद रिटायर हो जाएं और वो इस सीट के ऊपर मजीद ना बैठे रहें। 5वीं चीज़ जो होगी वो तहरीक इंसाफ का जो वर्कर है उसका मोराल बड़ा बुलंद हो जाएगा। उन्हें लगेगा मुश्किल तरीन हालात के अंदर वो केस जीतकर अपना हक ले सकते हैं। उन्हें लगेगा इसी सिस्टम के अंदर लेके अगर वो लड़ाई करते रहें, इसी असेंबली के अंदर, इन्हीं अदालतों के सामने, इसी सिस्टम के अंदर वो कानूनी अंदाज में अपना जायज़ हक इस्तेमाल करते रहें, एहतजाज करते रहें, अपनी लड़ाई लड़ते रहें, तो एक दिन वो जीत जाएंगे। इससे उनका जो मोराल है वो बुलंद होगा। और छठी चीज़ ये है कि जजेस को भी हक और सच के साथ इंसाफ पर मबनी फैसले करने के लिए तकवीयत मिलेगी, हौसला मिलेगा, क्योंकि अदलिया को सबसे ज़्यादा दबाया गया है इस सारे टाइम में, उसको सबसे ज़्यादा मिलाइन किया गया है, जजेस के ऊपर निजी नौयत के हमले किए गए हैं, जजेस को दीवार के साथ लगाने की कोशिश की गई है, जजेस ने खुद लिखकर बताया कि उनके ऊपर किस किस्म का दबाव डाला गया बार बार। तो ये जो कुछ जजेस के साथ हुआ, उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक इंसाफ पर मबनी बड़ा फैसला आएगा तो उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट नीचे तक जाएगा अदलिया में, और उससे अदलिया के अंदर एक ये बूस्टर लगेगा अदलिया को, उनको बड़ा हौसला हो जाएगा कि जमहूरियत, रूल ऑफ लॉ, इंसानी हकूक़ की बहाली, आज़ादी इज़हार राय, आइन की सरबुलंदी, इन चीज़ों के लिए अदलिया खड़ी हो जाएगी। अडियाला जेल से जो बाज़गश्त सुनाई दी, जो इमरान खान साहब ने बात की कि वो भूख हड़ताल पे जाएंगे, तो उसके बाद अब पूरी दुनिया से भूख हड़ताल की आवाज़ आ रही है। लेटेस्ट इसके बारे में न्यूज़ ये है कि गालिबन मुहर्रमुल हराम के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुशावरत के बाद ये तय करेगी, इमरान खान साहब अपने वकला के साथ मिलकर इस बात को तय कर लेंगे कि उन्होंने भूख हड़ताल पर जाना है। अब अगर इमरान खान साहब भूख हड़ताल पर चले जाते हैं तो पहले से ही पूरी दुनिया से कॉल्स आ रही हैं, अमेरिका से, यूरोप से, गल्फ से, दुनिया भर में जो मुसलमान मौजूद हैं वो ये कह रहे हैं जी हम भूख हड़ताल करेंगे इन मुल्कों में, और बाकायदा उन जगहों पर बैठ कर करेंगे जहां से इंपैक्ट जनरेट होगा। पाकिस्तानी जो है वो लगभग 1 करोड़ के करीब ओवरसीज हैं जो पूरी दुनिया में रहते हैं। इनमें से अगर 2% लोगों ने भी भूख हड़ताल की ना तो ये 2 लाख पाकिस्तानी होंगे, 1% ने भी की तो 1 लाख पाकिस्तानी होंगे। और अगर ये लोग निकल कर बैठ जाते हैं और भूख हड़ताल शुरू कर देते हैं उन मुल्कों में, उन इदारों के सामने, तो उसका बड़ा खौफनाक इंपैक्ट पाकिस्तान के ऊपर आएगा। भारत इमरान खान साहब मशावरत कर रहे हैं और अब तक जो खबर सामने आई है कि मुहर्रमुल हराम के बाद, यानी 10 मुहर्रम के बाद फाइनल मुशावरत करके इमरान खान साहब भूख हड़ताल पर जा सकते हैं। अगर उनके मुतालबात ना माने गए तो देखिए, भूख हड़ताल का उसूल ये नहीं होता कि आप फौरी तौर पर भूख हड़ताल कर देते हैं। उसका तरीका यह होता है कि आप अपने मुतालबात सामने रखते हैं, मुतालबात सामने रखने के बाद आप ये कहते हैं कि मैं फलां डेट दे रहा हूं, इस तारीख तक, यानी 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 1 हफ्ता, इस तारीख तक मेरे मुतालबात अगर तस्लीम ना किए गए तो फिर मैं भूख हड़ताल पे चला जाऊंगा। आपके पास इतना वक्त है, वो जो भी जायज़ वक्त हो वो दिया जाता है। अच्छा, उस वक्त तक इंतजार किया जाता है, अगर मुतालबात ना माने जाए तो फिर भूख हड़ताल पे चले जाते हैं। यह है भूख हड़ताल का तरीकाकार। अब देखते हैं इमरान खान साहब के मुतालबात क्या होंगे और वो मुतालबात बाहर कैसे आएंगे और इमरान खान साहब उसमें कितना वक्त देंगे, और उसके बाद भूख हड़ताल का बाकायदा आगाज पूरी दुनिया में और पाकिस्तान में खास तौर पे कैसे होगा। एक और जो बड़ा अहम केस है उस पर हम बात करते रहते हैं। उसमें अदालत ने एक तरफ हुक्म जारी किया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो ट्रिब्यूनल है जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब का, उन्होंने कहा जी फॉर्म 45, 46 और 47 रिटर्निंग अफसरान जो है वो जमा करवाएं। ये उन्होंने फाइनल हुक्म जारी कर दिया और ये कहा कि ये कागजात जमा करवाए जाए और कागजात जमा करवाए जाए ताकि इस केस को निपटाया जाए, और 22 जुलाई तक का समाअत को मुलतवी किया गया। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये केस चला गया था, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जिनको कहा गया है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के केसेस से अपने आप को दूर रखें, जनाब चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब के पास। तो आमिर फारूक साहब ने इस केस में एक हुक्म जारी फरमा दिया है जिसमें यह है कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल को 3 हलकों का बाकायदा ट्रायल
मजीद बढ़ाने से आमिर फारूक साहब की अदालत ने रोक दिया है। उन्होंने कहा जी कार्रवाई क्या चल रही है अदालत में, जिस पर वकील शुएब शाही ने जवाब दिया कि एक केस आज था, दीगर 2 केसेस पीर को समाअत के लिए मुकर्रर हैं। चीफ जस्टिस ने कहा अगर हम केस 22 जुलाई तक रख लें तो कोई इशू तो नहीं है, अगर प्रोसीजर की कोई खिलाफ वर्जी होती है तो चैलेंज किया जा सकता है। उन्होंने कहा मुझे समझने में वक्त मिलेगा, मैं 4 या 5 दिन में इस केस के ऊपर फैसला कर दूंगा और उसके बाद जो है वो केस आगे बढ़ जाएगा। लेकिन अभी तीनों हलकों में जो केस चल रहा है ट्रिब्यूनल के अंदर, ट्रिब्यूनल को मना कर दिया गया है कि वो इनके ट्रायल को आगे अभी ना बढ़ाए। तो जनाब ये एक डेवलपमेंट है, मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, लेकिन ये ज़्यादा देर रुकेगा नहीं मामला। ये अगर ट्रिब्यूनल यही रहा या इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कोई भी जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के यानी कोई भी एक हो जाए जो इस ट्रिब्यूनल के जज हुए, तो ये जनाब फारग हैं तीनों सीटें PMLN की, और ये मिलेंगी पाकिस्तान तरीके इंसाफ को। सिर्फ एक सूरत है कि बाहर से कोई अपना जज ला के, कोई अपना रिटायर बंदा ला के उसको ट्रिब्यूनल का जज बना दिया जाए, तो फिर तो शायद ये सीटें बचा पाए अपनी। लेकिन अगर ये इंसाफ के साथ इसी अदालत के किसी भी जज ने सुन लिया तो ये गया, ये 3 सीटें गई और ये बंद टूट जाएगा, और जब बंद टूटेगा तो सबको लग पता जाएगा। पाकिस्तान तरीके इंसाफ को ऑफर की गई है जी कि आप चेलम के बाद जो है वो जलसा कर लें, आप परवेज खटक की चेलम के बाद जलसा कर लें, यानी 40 दिन अभी और गुजारे हैं उसके बाद जलसा करें। तो इसके ऊपर तरीके इंसाफ ने कहा जी 27 तारीख को हमें जलसा करने दे, 10 मुहर्रम तक का हम एहतराम करते हैं, उसके चंद दिन के बाद भी हम रुकेंगे और 10 दिन के बाद हम जलसा करेंगे, तो हमें 27 तारीख को जलसे की इजाजत दे दी जाए। अब इस पे जो है वो दोबारा से नेगोशिएशंस हो रही है, देखें क्या होता है। एक और खबर है, नैब की जो टीम है उसकी दौड़े लग गई। हुआ ये कि परवेज खटक साहब ने जो गवाही दी है वो गवाही उस गवाही से मुख्तलिफ है जो स्टेटमेंट उन्होंने तफ्तीशी अफसर को दिया था। यह पता नहीं कंफ्यूजन में हो गया है या वो घबरा गए थे, लेकिन अदालत के सामने खड़े होकर परवेज खटक ने जो स्टेटमेंट दिया है वो स्टेटमेंट उस स्टेटमेंट से मुख्तलिफ है जो स्टेटमेंट परवेज खटक साहब ने तफ्तीशी अफसर को दिया है। और नैब के डिप्टी प्रोसिक्यूटर परेशानी के आलम में आए और हाँपते कांपते जज साहब को कहा कि परवेज खटक को हॉस्टाइल विटनेस करार दे दें, यानी वो नहीं बेचारा दे पाया। जज साहब ने जनाब ये नहीं मंजूर की उनकी इस्तदा, तो नैब की लीगल टीम के एक और रुकन भागे हुए अदालत पहुंचे और उन्होंने भी अदालत से परवेज खटक को हॉस्टाइल विटनेस करार देने की दरखास्त की। परवेज खटक का जो बयान है वो नैब को दिए गए बयान से मुख्तलिफ है और नैब की टीम अब ये चाहती है कि जनाब को इसमें रास्ता निकाला जाए। तो परवेज खटक साहब से गलती हुई है या वो जानबूझ के करके चले गए हैं, लेकिन ये मामला भी इमरान खान साहब को फायदा दे जाएगा। एक खबर और मैं आपको सुनाता हूं, वो आसिफ अली जरदारी साहब से मुताल्लिक है। देखिए है तो ये नूरा कुश्ती है ना, लेकिन जरदारी साहब ने कहा मुस्लिम लीग नून से हुकूमत नहीं चल रही, हम हुकूमत बनाना और गिराना जानते हैं, ये जरदारी साहब ने कहा। उन्होंने कहा कि IMF से कर्ज लेकर अवाम का इम्तिहान लिया जा रहा है, जबकि नून लीग से हुकूमत नहीं चल रही, हम हुकूमत बनाना और गिराना जानते हैं। और पार्टी रहनुमाओं से बातचीत कर रहे थे, पार्टी रहनुमाओं ने शिकवे शिकायतें की, उन्होंने कहा जी बेड़ा गर्क हो गया, अवाम नाम ही नहीं सुनना चाहती, गंदी गालियां पब्लिक दे रही है, पंजाब में ख्वाब भी ना देखना आज के बाद, एक काउंसलर भी आप नहीं जीत पाएंगे। जरदारी साहब को भी पता है जैसे इन्होंने सिंध में इलेक्शन जीता है वैसे इन्होंने मुल्तान में भी इलेक्शन जीत लिया है, लेकिन ये दाव एस्टेब्लिशमेंट हर दफा तो नहीं लगवाएगी इनका, यानी हर मरतबा तो एस्टेब्लिशमेंट के हाथ से पकड़ के गिलानी साहब के बच्चों को असेंबलियों में नहीं ना लाना, हर दफा तो असेंबलियों के अंदर जो है वो बगैर इलेक्शन लड़े आसफा जरदारी से नहीं पहुंच जाना, हर दफा जरदारी साहब को ये सहूलत इस तरह तो नहीं मिलनी, हर दफा तो नहीं होगा ना, इस मरतबा तो दाव लग गया है। तो अब वो बेचारे अपोजिशन भी बनना चाहते हैं। देखिए एक बात याद रखिएगा कि आज पाकिस्तान के अवाम को जितनी मार पड़ रही है वो सारी मार पड़ने के पीछे नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ, बिलावल जरदारी, मरियम नवाज, ये सारे लोग और इनके साथ फजलुर रहमान साहब, और आप शामिल कर लीजिए ANP को भी और MKM को खास तौर पे आप इसमें शामिल रखिए, और फिर एस्टेब्लिशमेंट की इसके ऊपर छत्तर छाया, ये सारे लोग मिलकर पाकिस्तान की अवाम की बर्बादी की जिम्मेदार हैं। जो कुछ भी अभी हो रहा है ये आपस में नूरा कुश्ती थोड़ी थोड़ी करेंगे, कभी कभी कोशिश करेंगे कि हाँ मैं अपोजिशन, हाँ मैं हुकूमत, लिहाजा हमसे ही बात करो, तो ये नहीं हो सकता, लोग अब बेवकूफ़ नहीं बनेंगे। तो जरदारी साहब कभी अपने कारकुनों को, कभी हुकूमत को, कभी इसको कभी उसको बेवकूफ़ बनाते, अभी इन सब ने मिलकर अवाम का गला काटने वाला, अवाम को तबाह बर्बाद करने वाला, लोगों के घरों के पंखे तक बंद कर देने वाला, उनकी जेबों पे हाथ डालने वाला बजट इन सब ने मिलकर अभी अप्रूव किया है।
मिलकर इन्होंने बजट मंजूर करवाया। अगर इनकी गैरत जाग रही थी और इन्हें लगता था कि ये अवाम दुश्मन बजट है और IMF के साथ मिलकर ज्यादती कर रहे हैं, तो जरदारी साहब पासे हो जाते। ये वही आसिफ अली जरदारी है ना जिसने अपनी गाड़ियों का खर्चा 400% बढ़ाया। अभी ये वही आसिफ अली जरदारी है जिसने अपने लॉन का खर्चा दुगना कर दिया। अभी ये वही आसिफ अली जरदारी है। इनकी बातों में नहीं आना आपने। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा।